हाँ है ना, बदनवानी है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं शहर को जो है जवाल की तरफ धकेलने का ये पूरा है। इससे पहले भी शहर ने ये एक तजुर्बा करके देख चुका है। और आप खुद, आपके वालिद मोहतरम बुजुर्ग और यहाँ खुद बैठे हुए, वो खुद भी थे, नारा दिया गया इस्लाही सियासत का, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? जिसको वहाँ पर शहर के आवाम ने सरों पर बैठाया, आप लोग भी उसमें बहुत आगे थे और हजरत भी बहुत आगे थे, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? क्या ठेकेदारी खत्म हो गई, कमीशन खोरी खत्म हो गई, लूटमार खत्म हो गई, बदनवानी खत्म हो गई? हर चीज में तो इजाफा हुआ, बढ़ावा हुआ। अभी आप फिर से एक नए तजुर्बे की बात कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त पूरा शहर एक तरफ था। तो अभी ऐसी सूरत में आप क्या स्टेप लेने वाले? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? शहर एक बार धोखा खा चुका है, अब क्या फिर से धोखा खाएगा? और अगर आपको कुछ मिल भी जाता है तो क्या वापस उस तरह की हरकत नहीं होगी? मैं अगर पावर में आऊँगा इंशाल्लाह, अगर असेंबली में मुझको पब्लिक जिताती है तो मेरा सबसे पहला मिशन रहेगा इंक्वायरी। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह इंक्वायरी निकालने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि मैं अगर पावर तो गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला कोई खरीद नहीं सकता इंशाल्लाह। ठेकेदारी में कमीशन, ना कोई डरा सकता। पार्टनरशिप, ये सब उन लोगों ने लिया जो जिनको शहर की आवाम ने फला बहबूद के लिए, शहर के मुफाद के लिए उनको वहाँ दिया था, लेकिन उसका क्या हासिल? सबसे पहली फैमिली उनको सपोर्ट करने वाले हमारी थी। मैं आपको मुफ्ती साहब को देखिए, मैं उस वक्त मुफ्ती साहब के वक्त जी, क्या आपका राइट टू फ्रेश एयर सबसे पहला बुनियादी हक है शहरी का। राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू लाइफ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमसे छीना जा रहा था। साइजिंग में कचरा जलाया जा रहा था, प्लास्टिक गिट्टी के कारखाने रेसिडेंशियल एरिया में, रिहायशी इलाकों में चल रहे थे। उसके खिलाफ मालेगांव शहर के अंदर जो सड़कें हैं उसके अंदर जो गड्ढे हैं, जो धूल है, शहर में जो ग्रीनरी की कमी है, डंपिंग ग्राउंड जो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने में मजबूर कर दिए, वहाँ पर 5000 घरों जो IHSDP कॉलोनी है वहाँ पर, उसके खिलाफ भी मेरी जंग जारी है। हमारी पिटिशन उसके खिलाफ भी है, हमारी पूरी कार्रवाई जारी है, उसकी भी इंक्वायरी निकालेंगे। मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है वो। आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1000 करोड़ रुपये का घोटाला है वो, IHSDP जो घर की कॉलोनी। तो ये जो हक छीना जा रहा था, इसके खिलाफ हमने अपनी जंग लड़ी। उसके अंदर पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मालेगांव में, ओपन गटर को ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑर्डर लाया NGT के ज़रिए, ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म करने के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव का ऑर्डर लाया, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। प्रभाग अधिकारी को फ़ोन करते कि फला वाला का अतिक्रमण मत तोड़, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये सब दोगली पॉलिसी के खिलाफ और सियासी लूटमार के खिलाफ, बैतुल माल की लूटमार के खिलाफ हम लोग आए हैं। अगर आवाम हमें साथ देती है और हम अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूंगा इंशाल्लाह। आपने अभी कहा कि नामुमकिन है, तो आप मुमकिन बनाओ, मुमकिन बनाना आप लोगों को मुमकिन हो तो मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि मेरा सामना करो। मीडिया वाले करेंगे क्या, वो तो बताइए। हाँ देखिए, हमारे मैं जवाब देना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं साथ था मुफ्ती साहब के। सियासत में हमारे आने की अभी जो असल वजूहत में से एक वजह ये भी है कि जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सियासत में आने का और तीसरा महाज कायम करने का जब इरादा किया तो हम उसके बुनियादी अराकीन में से एक थे, हम फाउंडर मेंबर थे। जब 3-4 जलसे मुफ्ती साहब के कामयाब हो गए, काफ़ी रश रहने लगा, तो मैं मुफ्ती साहब से मिला। मतलब मुफ्ती साहब अपने तो बहुत कामयाबी मिल रही है, अपने को काफ़ी भीड़ रही जलसे में। तो उन्होंने कहा कि आसिफ, कर दी तो बहुत रह रही, लेकिन अपना टिकट उम्मीदवारी का लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो हमने बोला कि ये तो बड़ी हैरत की बात है कि इतना रश होने के बाद कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं उम्मीदवारी का। तो हमने हमारे वालिद साहब को, जिस वार्ड में शेख रशीद साहब का घर है, उस वार्ड से हमने उम्मीदवार नामजद किया, वार्ड नंबर 18 से। और हमने मुफ्ती साहब की उस वक्त तन मन धन से इस्लाही सियासत के नाम पर मदद की। हम सबसे पहला ख़ानदान था हमारा जिसने शामनामा में निस्फ पेश का, बड़े बड़े इश्तिहारात हमने निस्फ पेश के लगाए, और जिसमें हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर इस्लाही सियासत का जब उन्होंने दावत दी तो हमने उसको लब्बैक कहा और उनका साथ दिया। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया तो 27 उम्मीदवार जीत गए। मुफ्ती साहब को उस वक्त तक मैं मुआहदा लिखने में, स्टेज के ऊपर कंटेंट लिखने में, स्टेज पे क्या बोलना है उन बातों में उनको राय मशवरा तक दिया करता था। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अरकान थे वो उनके हम लोग बिल्कुल साथ में बैठा करते थे। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो 27 सीटें जीत गई, तो मुफ्ती साहब ने उनकी दावत रखी खाने की। खाना तो कोई महंगा नहीं होता, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगा, दिल दुखा कि यार ये क्या बात हुई। उन 27 लोगों के बाद उन्होंने हमको कोऑप्शन के लिए फ़ोन किया कि कोऑप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपया।
अतीक महिंद्रा साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनका, उन्होंने उनको फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो हम लोग लगाएंगे नहीं कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं हमको, अगर हमारी काबिलियत लियाकत पर भरोसा है आपको और हमारे कामों पर तो आप हमको करीब कीजिए। तो उन्होंने दूसरा फ़ोन किया मुझको, बोला कि यार 5 नहीं कम से कम 3 दे दो, पार्टी को लगेगा। और इस बात को मैं कसम खा कर भी बोल सकता हूँ, अभी कसम खा लेता हूँ कि 3 लाख रुपये दे दो। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो बोले मुफ्ती साहब ना इस बात पर वजीद हैं कि यार आसिफ से पूछ लो कि वकील साहब को कॉप में लेना ज़रूरी है मेरे लिए, ना तो शहर में मैसेज गलत जाएगा, अगर वो नहीं बोल दे तो लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 1 लाख दे दो। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, उम्मीद हमारे वालिद साहब तालीम याफ्ता है, अगर आपको लगता है पार्टी का सपोर्ट रहेगा, पार्टी को सपोर्ट करेंगे और काम काज करेंगे आवाम का, तो आप लो। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 लाख का मांगने के बाद फिर फ़ोन रख दिया और बाद में मालूम पड़ा दूसरे दिन के 12 लाख रुपए लेके ज्योति भोसले मैडम को उन्होंने कॉप की मेंबरशिप बेच दी। ज्योति भोसले के जो शोहर हैं दीपक भोसले साहब, उनका शराब की दुकान है उनकी, और उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने तीसरा मास के लिए कोई काम अमल नहीं किया था, कुछ काम नहीं किया था उन्होंने, और उनको उन्होंने दे दिया। ये पहला। लेकिन अगर उस वक्त हम बोलते तो लोगों को ये लगता कि यार इनको ओहदा नहीं मिला या कॉप में नहीं लिए तो ये शिकायत कर रहे हैं, तो हमको खामोश बैठना पड़ा मजबूरी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब कोई MLC का इलेक्शन होता, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, उनको फंड मिलता, उनको लगता है मेरा ज़ाती फंड है, मेरी काबिलियत तो मुझको मिल रहा है, जबकि ये कौम फरोशी है। आप मुफादात को बेच रहे हो, कौम के मुफादात को आप बेच रहे हो। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब हमने कंप्लेंट शुरू की सोशल मीडिया पे कि फला ठेके से ये काम गलत हो रहा, फला ठेके का ये काम गलत हो रहा, ये रोड गलत बन रहा, तो ठेकेदार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि कलीम भाई आपको नहीं मालूम कि हमको कितना बांटना पड़ता है। तो हमने कहा कि यार ये तो आमदार निधि का काम है, इसमें काहे का बांटना। तो बोले यार हमको आमदार साहब को भी देना पड़ता है। तो अगर आमदार साहब भी, एक सवाल है, आमदार साहब भी अगर लेने देने में पड़ गए, आमदार साहब भी लेने देने में अगर पड़ गए, तो अल्लाह रसूल के नाम लेने की उनको उस वक्त ज़रूरत क्या थी? हमें और पूरी शहर के आवाम को धोखा देने की ज़रूरत क्या थी? तो आवाम को उन्होंने खुलेआम धोखा दिया और वो माल की और जहाँ की मोहब्बत में पड़ गए। उन्होंने शहर के तमाम जो दीनी ओहदे उनको अपने हाथों में संभाल कर रखा हुआ है, ये जहाँ की मोहब्बत है, और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कमीशन ले रहे, कमीशन खा रहे हैं। 1 मिनट। बस बात यह है कि तीसरे मास के जितने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान थे तीसरे मास में उस वक्त, वो सब उनसे दूर हो गए, कुछ एक को छोड़कर सभी उनसे दूर हो गए। उन्होंने सबकी मेहनत की, सबकी कुर्बानियों की, सबके जज्बे की नाकदरी की मुफ्ती साहब ने। और मुफ्ती साहब के दिल से अल्लाह का डर जो है, जो हर किसी के दिल में होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है कि निकल गया है। दूसरे लीडरान की मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लीडरान भी सब वैसे ही हैं। तमाम सियासी घराने जो है खुलेआम बैतुल माल की लूट मार को हुनर समझ रहे हैं, और आवाम को अनगिनत मसाइल, आवाम जो है वो अनगिनत मसाइल से जूझ रही है, जुल्म सह रही है, परेशानियाँ सह रही है। तो एक शेर उस पर से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जब जुल्म कोई हद से बढ़ता है तो मूसा कोई पैदा होता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे जिन्होंने फ़िरौन के जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया, और आज अल्लाह ने हमारे भाई कलीम अब्दुल्ला को मजलूमों की मदद के लिए उतारा है। 17 साल के बाद ये दर्द पेश है।